सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट मार्च, जो कि वो इंसिडेंट था जिसके थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। बात करें अब तक की हमारी स्टडी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन और द लाहौर कांग्रेसेशन, पूर्ण स्वराज, ये क्या थे? तो ये वो थे जब हमने पढ़ा था कि NCM यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हमारा चल रहा था, जो कि शुरू हुआ था जनवरी 1921 में और चला कब तक था? फरवरी 1922। क्योंकि फरवरी 1922 में आपका चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसके थ्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनली कॉल ऑफ कर लिया जाता है। इसके बाद जो अगला मूवमेंट जो कि CDM कहलाएगा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाएगा, वो आपका शुरू होता है 1930 से चलता है 1931 तक। यानी कि एक लंबा टाइमलाइन का गैप देखने को मिलता है। यानी कि पहला जो बड़ा मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च होता है उसका नाम होता है असहयोग आंदोलन, जो 1921 से 1922 तक चलता है। वहीं पे जो दूसरा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो आपका 1930 से 1931 तक जो है हमें देखने को मिलता है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि इस टाइमलाइन के दरमियान में क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन, क्या क्या इकोनॉमिकल कंडीशन उस वक्त इंडिया की थी और इंडिया में घट रही थी। तो हमने देखा 1921 के बाद, यानी 1921 से 1922 में NCM के बाद जो है हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। भारत में आता है साइमन कमीशन, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में बात करने के लिए आया था। इसका वेलकम होता है गो बैक साइमन के साथ। साथ ही साथ द लाहौर कांग्रेसेशन क्या था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो हमने देखा। और उसके बाद ये जो टर्म था पूर्ण स्वराज, वो आपस में इंटरकनेक्टेड था। लेकिन इसके पहले की सभी घटनाओं को हम लोग पढ़ चुके हैं NCM के थ्रू। तो NCM के बाद जो बड़ा मूवमेंट लॉन्च होगा उसका नाम क्या होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और NCM से CDM तक चलने में जो पॉइंट्स हमने पढ़ा, उस पॉइंट का नाम था टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किन किन कंडीशन के थ्रू जो है पैदा होता है। तो उसमें जो सबसे जो स्टीयरिंग ऑब्जेक्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था साल्ट मार्च। यानी इसी साल्ट मार्च के थ्रू ही आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंतर्गत क्या इंसिडेंट घटता है वो हमको आज के इस सेशन में डिस्कशन करना है। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और जिस टॉपिक का आज जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है साल्ट मार्च। और साल्ट को ही महात्मा गांधी जी ने, यानी इस मूवमेंट को साल्ट मार्च ही क्यों दिया नाम, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी कारण है, उसको समझते हैं। तो महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। यानी महात्मा गांधी जी ने साल्ट को एक पावरफुल सिंबल की तरह यूज किया, क्योंकि उनको लगता था, और वो क्यों लगता था उसको तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग उनको पूरे देश को यूनाइट, उन्हें जो है पूरे देश को यूनाइट करने वाला अगर कोई फैक्टर दिख रहा था तो वो दिख रहा था साल्ट। क्या दिख रहा था? साल्ट। तो इसलिए साल्ट को एज अ पावरफुल सिंबल महात्मा गांधी जी ने अडॉप्ट किया, और फाइनली इस तरीके से करने के बाद उन्होंने साल्ट मार्च को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग दांडी मार्च भी बोलते हैं। टॉपिक क्या है, डिस्कशन क्या है, कंटेंट क्या है, स्टार्ट करते हैं उन सभी टॉपिक्स की। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड। 1930 जनवरी 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास अपनी 11 डिमांड के साथ, कितनी डिमांड? 11 डिमांड को स्टार्ट करते हुए उन्होंने लॉर्ड इरविन, जो कि भारत का उस वक्त पॉलिटिकल जो हेड था, वायसराय था, वो था लॉर्ड इरविन, उसको जो है अपनी 11 डिमांड का जो है प्रपोजल अपने लेटर के थ्रू भेजते हैं और कहते हैं इसको पूरा करो, और अगर आप पूरा नहीं करते देन हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को क्या कर देंगे? लॉन्च कर देंगे। मामला क्या है? सम ऑफ दिस वर्ड ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट। इन सभी 11 डिमांड्स में क्या क्या था? कुछ जनरल इंटरेस्ट के बारे में था, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे, किसके किसके? इंडस्ट्रियलिस्ट के, पीजेंट के, इन सभी अलग अलग क्लासेस के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो देश में एग्जिस्ट किया करते थे, उन सभी अलग अलग वर्गों के अलग अलग डिमांड को महात्मा गांधी जी ने कंसोलिडेट करके लॉर्ड इरविन के पास 31 जनवरी 1930 को क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। और द आइडिया वॉज मेक टू डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign.
अब आप सोचिए, इस मूवमेंट को, डिमांड को वाइड रेंजिंग करने के लिए ही महात्मा गांधी जी ने अलग अलग इंडियन सोसाइटी के अलग अलग लोगों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। क्योंकि उनको लगता था कि ये अगर हम सभी डिमांडों को एक साथ कंसोलिडेट करते हैं तो उन सभी डिमांड, मतलब जिन डिमांडों की हम बात कर रहे हैं, उस डिमांड जिस ग्रुप से कनेक्टेड होगी, जिस ग्रुप से रिलेटेड होगी, वो ग्रुप भी तो हमारे साथ हो जाएगा जब हम उनकी बातों को उठाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने यूनाइटेड कैंपेन लॉन्च करने के लिए, और मतलब समझिए, अगर हम सभी वर्गों की आवाज को उठाएंगे और उस डिमांड पे काम करने के लिए गवर्नमेंट से बात करेंगे तो वो सभी वर्ग हमारे साथ हो जाएंगे और एक यूनाइटेड कैंपेन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। एंड द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड ऑफ एबोलिश द साल्ट टैक्स। और इन सभी डिमांड में सबसे स्टीयरिंग जो डिमांड थी वो थी साल्ट टैक्स को एबोलिश करने की, यानी कि नमक कर को खत्म करने की। अच्छा, ऐसा क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं आज के समय में भी नमक एक ऐसा इसेंशियल गुड है खाने के लिए। खाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है। तो नमक एक ऐसा सिंबल है, जो एक ऐसा एसेंशियल गुड है जो हर व्यक्ति कंज्यूम करता है। और गवर्नमेंट की, अपने उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उसने अपनी मोनोपोली बना ली थी, एक अधिकार कर लिया था इस पे, नमक के प्रोडक्शन पे, नमक के सेलिंग पे, नमक के पूरे सिस्टम पे, और उस पर टैक्स लगा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि देखो ये कितने क्रूर हैं, ये कितने जो है ऑपरेसिव हैं कि इन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तो वही चीज है, उसी चीज का महात्मा गांधी जी ने यूटिलाइजेशन किया, करने का प्रयास किया। क्या कि द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलिश द साल्ट टैक्स, एंड साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ गुड। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग इसको यूज करता है, और ये एक खाने का सबसे आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज है। एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। और महात्मा गांधी ने कहा, डिक्लेयर किया, और ये चीजें कहीं ना कहीं जो टैक्स था साल्ट पे, गवर्नमेंट के द्वारा जो मोनोपोली बनाई गई थी, एक अधिकार बनाई थी कि हम ही सिर्फ नमक बनाएंगे, प्रोडक्शन सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, और हम प्रोडक्शन करने के बाद उस पर टैक्स लगाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देख लो भाई, ये इनका एक बहुत ज़्यादा शोषणकारी जो चेहरा है, वो कहीं कहीं नमक पर टैक्स लगाया, मतलब नमक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यानी ये देखिए इनका चेहरा, ये कहीं कहीं बहुत ही दमनकारी नीतियां, इनकी शोषणकारी नीतियां हैं कि इन्होंने नमक को भी नहीं छोड़ा, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। कुछ इस तरीके से यूटिलाइजेशन महात्मा गांधी जी करते हुए चल रहा है, और इसी के थ्रू वो लॉन्च करते हैं साल्ट मार्च को। किसको लॉन्च करते हैं? साल्ट मार्च को। घटना क्या घटती है कि महात्मा गांधी जी का जो लेटर था, इन अ वे एंड अल्टीमेटम, ये क्या था? एक चेतावनी थी। क्या थी? इस लेटर के थ्रू महात्मा गांधी जी कहे कि हम लोग चेतावनी भेज रहे हैं, और अगर आप नहीं सुनते हैं तब जो है हम कुछ बड़ा करेंगे। क्या बड़ा करेंगे? कि इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च। अब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो 11 डिमांड हम लॉर्ड इरविन के पास भेज रहे हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप इस मूवमेंट को, इस हमारे जो डिमांड को नहीं सुनेंगे, देन द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तब कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी, फुल फ्लेजेड कैंपेन लॉन्च करेगी, सविनय अवज्ञा लॉन्च करेगी। ये सविनय अवज्ञा क्या है? ट्रूथफुली, अहिंसा के साथ, रिक्वेस्ट के साथ हम आपको कंटेम्प्ट करेंगे, आपकी अवज्ञा करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। अगर आपने 11 मार्च तक हमारी इन 11 डिमांड को नहीं सुना तो इस लेटर को आप एक अल्टीमेटम की तरह समझिए, नहीं तो हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। सो जब ये बातें इरविन के पास गई तो इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट इट। वो अनविलिंग था, अनिच्छुक था, बात ही नहीं करा, इंटरेस्ट ही नहीं लिया, करना नहीं, कोई बात नहीं, सुनने वाला है हम आपकी। तो Irvin was unwilling to negotiate it. So Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 trusted volunteers. अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी जी फाइनली, जब इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट इट, मतलब वो बात करने के राजी नहीं था, वो अनिच्छुक था, तो महात्मा गांधी जी फाइनली कब आपका जो है अपना फेमस जो साल्ट मार्च था, वो अपने 78 जो विश्वासी समर्थक थे, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, उनके साथ वो लॉन्च कर देते हैं। किसको? साल्ट मार्च को। और इस मार्च में क्या हो रहा था? तो एक स्थान था साबरमती। क्या नाम था? साबरमती। ये जो साबरमती था, गांधी जी का आश्रम था। यहां से एक सिटी थी दांडी शहर।
गुजरात के ही दोनों हैं। ये साबरमती आश्रम से दांडी के बीच में 240 माइल्स की दूरी थी, 240 माइल्स की दूरी थी। और ये दांडी एक कोस्टल एरिया था, जहाँ पे कोस्टल और समुद्र तटीय एरिया था, क्योंकि नमक तो पानी समुद्र का ही तो खारा होता है, उसी से नमक बनता है। तो समुद्र तटीय इलाके तक सफरनामा जो था उनका, वही दांडी मार्च कहलाया। वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 माइल तक की दूरी को क्या किए, कंप्लीट किए पैदल चल के। और इसी मार्च को ही, इसी पूरे प्रोसेस को ही साल्ट मार्च बोला गया। तो इसमें कहानी क्या है कि अपने आश्रम साबरमती से दांडी कोस्टल एरिया तक उन्होंने सफर किया 240 माइल्स की दूरी को, यानी कि द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गुजरात गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। कहां से कहां तक, साबरमती से लेकर कहां तक, दांडी तक 240 माइल्स की दूरी को क्या किए, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ शुरू करते हैं। रास्ते में बहुत लोग समर्थक मिलते हैं, बहुत सारे लोग भारत के जुड़ते गए, गुजरात के जुड़ते गए, तमाम भीड़ बढ़ती गई, लाखों लोग जुड़ते गए। The volunteers walked for 24 days about 10 miles per day। तो ये जो वॉलंटियर्स थे, महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने 24 दिन तक यात्रा की, 24 दिन तक ये यात्रा की। और यानी अप्रॉक्सीमेट हर दिन कितना चलते थे, 10 माइल चलते थे। तो 24 दिन में 240 माइल्स की दूरी क्या कर ली, पूरी कर ली। यानी कि लगभग 240 दिन तक 240 माइल की जो दूरी थी वो 24 दिनों में कंप्लीट किया। और पर डे कितना चलते थे, 10 माइल्स पर डे। Thousands come to hear Mahatma Gandhi ji, where he stopped and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British। यानी कि रास्ते में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में लोग आ रहे हैं, गांधी जी को सुन रहे हैं, गांधी जी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, स्वराज का नोशन क्या है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हम लोग डिफाई करेंगे, कैसे उनको जो है कंटेम्प्ट करेंगे, कैसे उनकी जो है डिसओबे करेंगे, इन सभी बातों को रास्ते भर वो बताते चलते, सबको समझाते। यानी कि उन्होंने कहा था लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार उनके मूवमेंट में हिंसा हो जा रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो महात्मा गांधी जब पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं तो रास्ते में जितने लोग मिल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, गांधी जी सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, हर चीज़ों को, अपने उद्देश्य को, स्वराज को, हर चीज़ को स्पष्ट करते हुए दांडी तक अपनी पूरी यात्रा को 24 दिन में क्या किया, उन्होंने कंप्लीट किया। सो 6 अप्रैल को ही रिच दांडी, 6 अप्रैल को फाइनली वो कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। एंड सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाई बॉइलिंग सी वाटर। और फाइनली वहाँ पहुँच कर समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाते हैं और वायलेट करते हैं क्या, इस साल्ट लॉ को, इस नमक कानून को फाइनली क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब जब नमक अंग्रेजों को बनाने का अधिकार था, सिर्फ मोनोपॉली उनकी थी, अब गांधी जी ने खुद नमक बना दिया पानी उबाल कर, तो उन्होंने वायलेट कर दिया किसको, साल्ट टैक्स को, साल्ट लॉ को। कहानी आगे क्या बढ़ती है ये देखिए, गांधी जी को आप देख सकते हैं, गांधी जी अपने सभी वॉलंटियर्स के साथ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी पर। वहां पहुंच के नमक को, मतलब पानी को उबाल के नमक बनाते हैं और वायलेट करते हैं साल्ट लॉ को, साल्ट टैक्स को। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यही जो इंसिडेंट होता है, साल्ट मार्च का जो इंसिडेंट होता है, यही होता है बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी मूवमेंट के थ्रू ही होती है, इसलिए हम लोग इस मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, जिसको या तो फिर हम साल्ट मार्च बोलते हैं। यानी साल्ट मार्च के थ्रू ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, लॉन्च हो जाता है। तो प्रश्न आता है, हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है कैसे अलग है, दोनों में क्या अंतर है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने कानून की वायलेट कर दिया, कानून को तोड़ दिया। इसमें क्या था, एनसीएम में हम लोग उनका सहयोग बस नहीं कर रहे थे, बाकी वो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन सीडीएम में हम लोग उनके कानून को भी तोड़ रहे थे, हम लोग कानून को भी नहीं मान रहे थे। ये थोड़ा बेसिक अंतर है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न मन में आता है कि आखिर एनसीएम सीडीएम से कैसे अलग है, या फिर सीडीएम एनसीएम से कैसे अलग है, या फिर दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स as they had done in 1921 to 1922 but also break the colonial law। यानी कि अब हम समझ चुके हैं क्या अंतर है दोनों के बीच में, कि अब लोग एनसीएम की तरह सिर्फ सिर्फ एनसीएम की तरह कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के साथ सिर्फ कोऑपरेशन करने से मना नहीं करेंगे। मतलब सीडीएम में एनसीएम की तरह सिर्फ, जो कि 1921 1922 के बीच में जो एनसीएम हुआ था, उसकी तरह सिर्फ हम अंग्रेजों का सहयोग करने से मना नहीं करेंगे, बल्कि बट आल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ,
बल्कि हम जो कॉलोनियल लॉ है, जो ब्रिटिशर्स के कानून हैं, उनको भी हम तोड़ेंगे, उनकी भी बात नहीं मानेंगे। तो इसी एस्पेक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि एनसीएम और सीडीएम के बीच में यही मेजर अंतर है। एनसीएम में सिर्फ हम सहयोग करने से मना कर रहे थे, असहयोग आंदोलन था वो। इसमें सहयोग तो हम नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपके बनाए हुए कानून को, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को भी हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, नहीं मानेंगे। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. महात्मा गांधी जी शुरुआत कर दिया, आगाज हो चुका है, जिसकी वजह से अब भारत के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्से में हजारों लोग साल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर देते हैं, नमक बनाना शुरू कर देते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट, आंदोलन करना शुरू करते हैं। कहां पे? इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो साल्ट की फैक्ट्री थी, उसके सामने नमक कानून को लोग तोड़ते थे, दिखाते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन, आंदोलन, तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं। सो एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ्स वाज बाइकॉटेड एंड लिकर शॉप वर पिकेट्स। फिर से वही काम शुरू होता है कि जैसे ही ये मूवमेंट फैलता है तो जो भी विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तुएं थी, उनका बाइकॉटिंग देखने को मिल जाता है, उनका बहिष्कार शुरू हो जाता है, लिकर शॉप, शराब की दुकानें पिकेट्स कर ली जाती हैं, और साथ ही साथ पीजेंट रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। और किसान जो है रेवेन्यू टैक्स यानी लगान और साथ ही साथ चौकीदारी टैक्स देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, पीजेंट भी। एंड विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो विलेज यानी ग्राम के जो अधिकारी थे, यानी विलेज लेवल पे जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद से, अंग्रेजों के पद पे जो भी काम करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। और जंगल के हिस्से की बात करें, जंगल की तरफ बात करें, तो जो जंगल के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो फॉरेस्ट लॉ को भी वायलेट करते हैं, जंगल के कानून को भी तोड़ देते हैं। एंड गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। और जंगल की तरफ जाते हैं किसके लिए? भाई अपने फ्यूल को कलेक्ट करने के लिए, पशुओं को चारा के लिए, तमाम चीजों के लिए वो रिजर्व फॉरेस्ट में भी जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि सीडीएम लॉन्च हो चुका है। नमक आंदोलन के साथ ही, डांडी मार्च के साथ ही, साल्ट मार्च के साथ ही आपका सीडीएम लॉन्च हो चुका है, और लॉन्च होते ही ये सारी घटनाएं शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, अंग्रेज हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम लोग अगले एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। आज हमने सीडीएम को स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? सीडीएम को स्टार्ट कर दिया। अब इसी के साथ अब रिस्पॉन्स, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से अंग्रेज रिस्पॉन्ड करेंगे इस सीडीएम को, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और आगे क्या क्या घटनाएं घटेंगी उन सभी पॉइंट्स को टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आज के सेशन में आपने सीडीएम की पृष्ठभूमि, सीडीएम का स्टार्टिंग पॉइंट, अब आगे क्या घटने वाला, उस सभी पॉइंट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, समझते हैं, तो इसके लिए आपको थैंक यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सभी लोग इसको जिम्मेदारी के साथ लें, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को, एक एक हेडिंग को जो है बिल्कुल टू द पॉइंट ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, उसके हर पॉइंट्स को, हर एस्पेक्ट को समझाया जा रहा है। इसलिए आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपने लविंग वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं और दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ चैनल को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।